नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करंट अफेयर की प्रीलिम्स फैक्ट की सीरीज फिर से लेके आए हैं। इस सीरीज में क्या होगा पहले हम आपको ये बता देते हैं। इसमें वर्ष भर के जो भी महत्वपूर्ण खबरें रहते हैं, जैसे प्रश्न आता है क्या कि हाल ही में रहा सुर्खियों में ये शब्द या ये विषय या ये खोज, ऐसे करके जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित आपको यहाँ पूरे फैक्ट बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, जिससे कि आपको प्रश्न में अगर आते हैं, पेपर में आते हैं, तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। आपको यहाँ पर पूरा डिटेल समझाया जाएगा, जिससे मेंस हो या तो वनडे एग्जाम हो, दोनों में इनका बहुत महत्वपूर्ण योग रहता है। तो दोनों के लिए आपके कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर होते चले। करंट अफेयर केवल वही नहीं है जो एक दिन का हमने पढ़ लिया। करंट अफेयर वो पूरा है जो कि किसी विषय से संबंधित हो सकता है, जैसे इतिहास से भी संबंधित हो सकता है, भूगोल से संबंधित हो सकता है। आपने देखा होगा प्रश्नों में आता है कि हाल ही में हड़प्पा से संबंधित कोई चीज मिली है। ऐसे जो चीजें मिलती हैं तो वो सब करंट अफेयर आपका माना जाता है, जो कि विषय वाइज करंट अफेयर होता है, इसलिए हमें वो पढ़ना आवश्यक होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सीरीज के जितने भी प्रश्न रहें या जितने भी महत्वपूर्ण खबरें रहें वो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा ये मानना है कि आप चाहे जहां से पढ़ रहे हो, चाहे जिस नोट से पढ़ रहे हो, चाहे जिस कोचिंग से चीजें फैक्ट मिल रहे हो, आपको पढ़ने से मतलब रहना चाहिए, ना कि इससे कि ये विजन का है, दृष्टि का है, ये उसका है, ये उसका है। कुल मिला के आपके फैक्ट क्लियर होने चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, नोट्स कहीं से भी आए हों। तो करंट अफेयर में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें बताई जाने वाली हैं। ये पूरी सीरीज है जिसमें रोज आपको वीडियो दिए जाएंगे, जिसमें रोज आपको डिटेल में समझाया जाएगा, ना कि फालतू की चीजों पर ध्यान दिया जाएगा कि अखबार में और क्या क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे काम का क्या है जो हमें पढ़ना रहेगा। शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर हमारे लिए इसमें बनेगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। दोनों चीजें लिखी हो सकती हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और IPPB, दोनों चीजें इसमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। पहले खबर पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या है ये। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विनियामक अनुपालन में कोताही बरतने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इस बैंक की 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। इसका जो उद्देश्य है, भारत के हर परिवार को बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रालय इसका कौन सा है? यह बैंक संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत कार्य करता है। अब देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, RBI ने क्या किया है, इस पर जुर्माना लगाया है। हमारे लिए जो जो महत्वपूर्ण है उसको समझते हैं। जुर्माना क्यों लगाया है? विनियामक अनुपालन में कोताही बरतने के लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि इकोनॉमिक्स से संबंधित ये खबर है। अब इसमें क्या होगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। 100% हिस्सेदारी इसकी भारत सरकार के पास है। इसका उद्देश्य ये है कि भारत के हर परिवार को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य के तहत ये बनाई गई थी। मंत्रालय इसका कौन सा था? यह भारत संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत काम करता है। आप लोग जो भी गांव से होंगे या ग्रामीण इलाकों से जुड़े होंगे, वो देखते होंगे कि गांव में भी पोस्ट, अब जो पहले पोस्ट ऑफिस केवल हुआ करते थे, वहां पर पोस्ट पेमेंट बैंक ऐसे करके बोर्ड लगे होते हैं, लिखे होते हैं, यानी इनका संचालन वही करते हैं ग्रामीण स्तर पर। सरकार ने यह सोचा कि हर ग्रामीण को शहर तक तुरंत पहुंचना संभव नहीं है, तो उन्होंने गांवों तक बैंक पहुंचाने के लिए IPPB की स्थापना की। यह स्थापना करती है सरकार 2018 में। सरकार का यह मानना है कि सभी लोगों तक बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सकें। गांव में आपने देखा होगा, कभी लोग 100 रुपए बचाते हैं, कभी लोग 500 रुपए बचाते हैं, तो इतना जमा करने के लिए उनको शहरों की तरफ न भागना पड़े, इसलिए सरकार ने उनकी हितों को ध्यान में रखकर उनको सेवाएं प्रदान करने के लिए इस बैंक की स्थापना की थी। लेकिन अभी हाल ही में इस पे जो है जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने विनियामक अनुपालन में कोताही बरती है, यानी अपना काम सही से नहीं किया है, इस वजह से। अगली जो हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है वह है स्वरेल ऐप। स्वरेल इतना अलग है, इतना अलग है, अब ये समझने में आसान हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्वरेल नामक सुपर ऐप विकसित किया है। यह रेलवे की अलग अलग सेवाओं को एक सिंगल प्लेटफॉर्म से जोड़ता है।
इस ऐप के बारे में समझते हैं, फिर आगे समझेंगे। इस ऐप के जरिए आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग जैसी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस ऐप का मुख्य फोकस सहज और क्लीन यूजर इंटरफेस के साथ यात्रियों को बेहतर तरीके से सेवाएं प्रदान करना है। इस ऐप का विकास रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के ने किया है। देखिए, आपने एक चीज देखा होगा कि हमारी परीक्षाओं में कई बार ऐप से संबंधित पूछ लिए जाते हैं कि ये ऐप किसने विकसित किया है, या इस ऐप का क्या महत्व है, ये ऐप किस मंत्रालय के तहत काम करता है, इस ऐप का उद्देश्य क्या है, या इस ऐप से क्या सुविधा मिलती है। ऐसे करके जरूर पूछा जाता है, एक दो प्रश्न आ जाते हैं। तो अब हम समझते हैं। यह है रेल मंत्रालय द्वारा बनाया हुआ स्वरेल ऐप। रेल यहीं से लिख रहा है तो आप यही समझ जाएंगे कि रेल मंत्रालय ने ही बनाया है। अब इसका क्या काम रहेगा? यह आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट यानी टिकटिंग से संबंधित ये पूरे काम करेगा। जैसे विंडो पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, कई बार जो बुजुर्ग हैं, कई बार जो महिलाएं हैं, उनको टिकट समय पर नहीं मिल पाता है, तो उनको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है कि वो लोग अपना टिकट इसी ऐप से बुक कर सकते हैं। विंडो की भीड़ पर उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। आप कई बार देखे होंगे प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए भी आपको कई बार बहुत बहुत समय खड़े रहना पड़ता है। तो उस चीज को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय ने इसको बनाया है। फोकस क्या है कि सहज और क्लीन यूजर इंटरफेस। इसका इंटरफेस यानी इसका इस्तेमाल करने का तरीका इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको शिक्षित होने की या बहुत ज्यादा आपको टेक्निकली ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। इतना आसान ये ऐप बनाया गया है जिससे हर कोई व्यक्ति इसको आसानी से प्रयोग कर सके और विंडो की यानी प्लेटफॉर्म की जो भीड़ है वहां से बच सके, आसानी से टिकट अपने पा सके। इसने विकास इसका किसने किया है, नहीं बनाया किसने है? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS में इसको बनाया है। यदि आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ी एनर्जी मिलती है। अगला है हमारे लिए अमोनिया प्रदूषण। अमोनिया प्रदूषण, इसको समझते हैं क्या है। हाल ही में यमुना बोर्ड ने कहा कि यमुना नदी में हर साल अमोनिया का स्तर बढ़ता जाता है। इसके तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस समस्या से निपटने के लिए समेकित रूप से कार्य नहीं करते हैं। अमोनिया प्रदूषित जल क्या होता है? यमुना बोर्ड ने बताया कि भाई अमोनिया बढ़ती जा रही है और इससे संबंधित जो राज्य हैं उसके लिए काम सही से नहीं कर रहे हैं। अब अमोनिया प्रदूषित जल क्या होता है? भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में अमोनिया की स्वीकार्य अधिकतम मात्रा 0.5 पार्ट्स प्रति मिलियन ppm इसको बोलते हैं होनी चाहिए। इसके कारण होता क्या? फार्म हाउस, पशुओं का पालन, सीमेंट मोर्टार, पाइपलाइनिंग, अनुपचारित सीवेज को बहाना, ये इसके कारण हो जाते हैं। बैक्टीरिया, सीवेज और पशु अपशिष्ट से प्रदूषित जल में अमोनिया अधिक मात्रा में दर्ज की जाती है। स्वास्थ्य को खतरा रहता है। अमोनिया प्रदूषण की वजह से आंख, नाक, गले जलन जैसी श्वसन प्रणाली प्रभावित होती है। अब देखिए होता क्या है, जो अमोनिया है ये यमुना बोर्ड ने बताया है कि भाई बढ़ती जा रही है। जब ये बढ़ेगी तो होगा क्या क्या? आपकी श्वास में दिक्कत होगी, श्वास लेने में दिक्कत होगी, आंखों में जलन जैसी समस्या हो सकती है, गले में जलन की समस्या हो सकती है, आपकी कहीं न कहीं से श्वसन प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। ये अगर बढ़ती रही अमोनिया तो उससे खतरा हो जाएगा, यानी मानव जीवन को बहुत ज्यादा इससे नुकसान होने वाला है। तो यमुना बोर्ड ने इस पर एक चिंता जताई है। जो हमारा मानक ब्यूरो है ये बताता है कि पेयजल में अमोनिया की जो स्वीकार्य मात्रा है वो 0.5 ppm होनी चाहिए। 0.5 ppm होनी चाहिए। किस कारण से होती है? पशुओं के पालन से है, सीमेंट मोर्टार पाइपलाइन है, सीवेज जो अनुपचारित रूप से बहता है उसके कारण ये पानी में जाती है, मिलती है, और ये कहीं न कहीं से समस्या हमारे लिए बनती जा रही है, जिस पर हमें चिंता करने की बात है। और यमुना बोर्ड ने कहा है कि इस पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो हैं वो गंभीर चिंता नहीं कर रहे हैं, यानी इसको लेकर जागरूक नहीं है। अगला जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है वो है यामानाका फैक्टर्स। यामानाका फैक्टर्स ये पूछा जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हाल ही में परीक्षाओं में, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द यामानाका फैक्टर्स किससे संबंधित है? ओपन एआई ने प्रोटीन इंजीनियरिंग में कदम रखते हुए एक मॉडल GPT-4b माइक्रो विकसित किया है। यह मॉडल
यामानाका फैक्टर्स को बढ़ाता है। अब देखते हैं होता क्या है। यामानाका फैक्टर्स 4 विशिष्ट प्रोटीन OCT4, SOX2, KLF4 और CMYC है। ये फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। साथ ही सोमैटिक वयस्क कोशिकाओं को iPSC में रिप्रोग्राम कर सकते हैं। देखो आप इतना समझो कि ये किससे संबंधित है, प्रोटीन इंजीनियरिंग से संबंधित है। प्रोटीन इंजीनियरिंग से संबंधित है ये, यही अपने से पूछा जाएगा। फैक्टर इसके नहीं पूछे जाएंगे, वो फिर बायो की चीजें हो जाती हैं। उपयोग पूछा जा सकता है। पुनर्योजी चिकित्सा में यामानाका फैक्टर्स का उपयोग करके उत्पन्न iPSCs के किसी भी कोशिका प्रकार में विभाजित हो सकती है। इससे रोगों को संभावित रूप से उपचार हो सकते हैं। औषधि की प्रभावकारिता और विषाक्तता के परीक्षण के लिए यह प्रदान करेगा एक प्लेटफॉर्म। खोज और मान्यता क्या है? 2006 में शिन्या यामानाका द्वारा इसकी पहचान की गई। इन्हें 2012 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये लाइन हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी खोज किसने की थी? 2006 में शिन्या यामानाका ने किया था, इसलिए इनको यामानाका फैक्टर्स कहते हैं। 2012 में इनको फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली एक खबर बनेगी। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है फैक्टर की ये क्या है, कब बना था, किसने बनाया था और इनके बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है और किस वर्ष में दिया गया है। तो इस प्रकार ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब हम आगे आते हैं। आगे हमारा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेगा वो है अराकू घाटी। अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में चाली नामक अराकू महोत्सव का आयोजन किया गया। अराकू घाटी के बारे में जानते हैं। अवस्थित यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। यह समुद्र तल से 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विशेषताएं क्या हैं? अनंतगिरी और सुंकमेरी मट्टा आरक्षित वन अराकू घाटी का हिस्सा है। इन वनों में उच्च जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ बॉक्साइट का खनन किया जाता है। इस घाटी को अक्सर आंध्र की ऊंटी के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में कई जनजातियां रहती हैं जिन्हें अराकू जनजाति प्राथमिक जनजाति कहा जाता है। अराकू अरेबिका कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। 2009 में जीआई टैग मिला था। यह घाटी गोली कोड़ा, रक्त कोड़ा, सुंकरी मेट्टा और चितामोंगोडी जैसे पहाड़ी से घिरी हुई है। मिल गया क्वेश्चन जो प्री पूछता है, ऐसे प्री ढूंढ के लाता है और आप कहते हो कहां से आ गया था। क्या पूछेगा? ये चारों दे देगा। यह कौन सी घाटी इन चारों से घिरी हुई है? अराकू घाटी। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। महोत्सव कौन सा मनाया गया? अराकू महोत्सव। कहां मनाया गया? चाली नामक अराकू। ठीक है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर ऊंचाई है। अब और इसमें और आपके लिए क्या रहेगा? बॉक्साइट का खनन होता है। आंध्र की ऊंटी है। अराकू जनजाति रहती है। ये चीजें इसमें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, आएगा इस बार प्री में, देखना कोई ना कोई तरीके से रखा होगा, क्योंकि ये भूगोल का भी टॉपिक बन जाता है, आपका जैव विविधता वाला टॉपिक भी बन जाता है, एनवायरमेंट से संबंधित भी टॉपिक बन जाता है, और करंट अफेयर का तो करंट अफेयर है ही है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। थोड़ा इसको गौर से फिर से मैं बता रहा हूं, देखिएगा। अराकू घाटी। आगे का जो हमारी खबर है वो है ओपियोइड। अमेरिका के एफडीए ने सुजेट्रिजन को मंजूरी दे दी है। यह मध्यम से तीव्र दर्द के लिए अपनी श्रेणी का पहला ओपियोइड उपचार है। पहले इसको जानते हैं होता क्या है। ओपियोइड अफीम पोस्त में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त की गई दवाएं हैं। इन्हें अफीम पोस्त में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों की नकल करके भी तैयार किया जाता है। सामान्य ओपियोइड कौन से हैं? ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन, हेरोइन। दर्द से राहत। यदि ओपियोइड दर्द निवारक के रूप में प्रभावी है तो इसे नशे की लत भी बन सकती है। देखिए, आपने दो चीजें तो सुनी होंगी भारत में अगर आप रहते हो, मॉर्फिन और हेरोइन, ये दो चीजें तो सुनी होंगी। ऑक्सीकोडोन थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। अब किया क्या है, पता क्या चला है? दर्द से राहत के लिए हम ओपियोइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके लिए अमेरिका ने मंजूरी दे दी है।
सीजोट्रिजन को कौन से देश ने मंजूरी दी है, ये पूछा जाएगा। ये अमेरिका ने दी है। अच्छा, इसका अति प्रयोग जो है वो नशे की लत बन जाएगा। इसका जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो नशे की लत बनेगा। जैसे अपनी खांसी की कुछ दवाएं हैं जिनको कुछ युवा, मतलब खबरों में देखा गया है ऐसा, कुछ युवा ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि अति किसी भी चीज की बहुत खराब होती है। इसका जैसे उपयोग जो होना चाहिए वो दर्द से राहत के लिए होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम भैया ज्यादा प्रयोग करेंगे तो नशे की लत बन जाएगी, ऐसा खबरों का कहना है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली एक खबर हो गई है। इसके अलावा एक राज्य भी है सुर्खियों में, रवांडा, सुना होगा। रवांडा राज्य भी सुर्खियों में रहने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रवांडा समर्पित M23 सशस्त्र समूह दक्षिण की ओर आगे बढ़ा और कांगो तांत्रिक गणराज्य के रूप में सैन्य हवाई अड्डे के पास पहुंचा। भौगोलिक स्थिति क्या है, मध्य अफ्रीका में स्थित है। सीमाएं हैं, उत्तर में युगांडा, पूर्व में तंजानिया, दक्षिण में बुरुंडी और पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अब देखो, कई बार ये पूछा जाता है कि इसके आसपास में कौन से देश हैं, ठीक है। आसपास में देश इसलिए पूछे जाते हैं कि जैसे ये वाला खबरों में रह लिया, अब खबर में रहा है तो भाई हमें इस चीज को पढ़ना भी पड़ेगा। अब पढ़ना कैसे पड़ेगा, वो तो पूछ लेते हैं कि इसके आसपास के देश बताओ, बुरुंडी है, तंजानिया है, सोमालिया है, युगांडा है, कांगो है, ऐसे करके वो पूछ लेते हैं कि खबरों में रहा है इसलिए बताओ। ये प्री में पूछने के ज्यादा चांस रहेंगे। भौगोलिक विशेषता अगर हम इसकी देखेंगे तो रवांडा ग्रेट रिफ्ट घाटी में स्थित एक स्थूल रुद्ध देश है, जहां अफ्रीकन ग्रेट लेक क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका मिलते हैं। पर्वत कौन सा है, उत्तरी रवांडा में बिरुंगा ज्वालामुखी पर्वत है। झील कौन सी है, किब्रू। अब किब्रू एक बार पूछी गई है, पीसीएस में पूछी गई थी। किब्रू कहाँ की झील है, ठीक है। नदी कौन सी है, कागेरा। यह नदी नील नदी की दूरस्थ धारा है जो इससे बहती है रवांडा से होकर। आपके लिए ये करंट अफेयर इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं इतना डिटेल में पढ़ना, क्योंकि कुछ भी उठा के पूछ लेता है। नदी पूछ लेगा, ज्वालामुखी पूछ लेगा। अब चूंकि खबर में ये चीज रही है, जैसे रवांडा गणराज्य अगर खबर में रहा है जिसकी राजधानी किगाली है, तो इसका मतलब ये यहां से उठा के कुछ भी आपसे पूछ लेगा और ये करंट अफेयर ही बन जाता है और हमें लगता है कि अरे एकदम से ये कहां से आ गया है, इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। हमारे लिए कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं। गुनेरी अंतर्देशीय मैग्रोव, गुनेरी अंतर्देशीय मैग्रोव हमारे लिए पढ़ने वाली बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें क्या पढ़ना रहेगा, गुजरात सरकार ने गुनेरी अंतर्देशीय मैग्रोव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। यह कच्छ जिले में स्थित है। किस जिले में आएगी ये, कच्छ में। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों रहेगा, क्योंकि मैग्रोव से संबंधित बात है। मैग्रोव किस टॉपिक का हो जाता है, जैव विविधता वाला, यानी इन्वायरमेंट का ये सब्जेक्ट हो जाता है। वहां से ये करंट अफेयर उठाया गया, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें जैव विविधता अधिनियम कब बना था, 2002 में बना था, जिसमें जैव विविधता विरासत स्थल बनाए गए थे। यह गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। हमने पहले भी बताया है, जो पहला होगा वो हमेशा ध्यान रखना रहेगा। परीक्षाओं में इससे संबंधित कई बार चीजें पूछी जाती हैं। अब गुनेरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुनेरी क्या है, मैग्रोव वन वास्तव में अरब सागर तट से 45 किलोमीटर, कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर दूर अवस्थित है। स्थिति क्या हो जाएगी, अरब सागर से 45 और क्रोरी क्रीक से 4 किलोमीटर, ये इनकी स्थिति हो जाएगी। अंतर्देशीय मैग्रोव वन विश्व में दुर्लभ है, बहुत कम ये पाए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में केवल 8 अंतर्देशीय मैग्रोव वन है। अब तक जो मिले हैं वो 8 हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये भारत में है, पहला गुजरात में ये कच्छ के पास पाया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि हमें पढ़ना रहेगा। अगली जो खबर है हमारी वो है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो है, इसके बारे में आप थोड़ा समझते हैं। 3 किलोग्राम वजन वाले एक छोटे डिटेक्टर ने सफलतापूर्वक एंटी न्यूट्रिनो की पहचान की है। इसके बारे में जानते हैं, यह सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें विद्युत आवेश नहीं होता है, इनका द्रव्यमान अत्यंत कम या शून्य होता है। देखो, जैसे हमने न्यूट्रॉन पढ़ा था, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, प्लस माइनस एक जगह हो जाए तो न्यूट्रॉन हो गया।
ऐसे ही इसमें होता है। और न्यूट्रिनो पार्टिकल प्रकाश की गति से कुछ कम गति से यात्रा करते हैं। इनका पता लगाना भी कठिन होता है। इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। ये चीज एक बार पूछी गई थी, एक पेपर में पूछा जा चुका है कि घोस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, तो ये भी हमें यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो ये रहे कुछ आज के महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो कि हमें पढ़ने हैं, परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे आगे भी हम एक कल जो सीरीज फिर से लाएंगे, उसमें आगे के आने वाले जो महत्वपूर्ण सीरीज है वो पूरी आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी को एक बहुत मजबूत बल मिल सके। धन्यवाद।